नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं थ्योरी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसे प्रवर्धक जो एक आवर्ती या बहुत संकरे बैंड की आवृत्ति को प्रवर्धक करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, कौन से एम्पलीफायर कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा बताता हूँ कि ऐसे एम्पलीफायर जो आवर्ती जो फ्रिक्वेंसियाँ बहुत ही संक्रिय मतलब कम बैंड की फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए मतलब डिजाइन किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, परिभाषा पूछी है तो इनको कहते हैं संकीर्ण बैंड प्रवर्धक। ठीक है, बहुत ही कम बैंड छोटे सूक्ष्म बैंड एम्पलीफायर कहलाते हैं जो एक कम मान की आवृत्ति या बहुत ही संकरे बैंड की आवृत्ति को एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको क्या कहते हैं, संकीर्ण बैंड प्रवर्धक कहलाते हैं। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वर्ग ए एम्पलीफायर में विकृति का प्रारूपी मान क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो, प्रारूपी का मान पूछ लिया इसने। सभी को पता है कि जो एम्पलीफायर ए होता है उसकी दक्षता कितनी होती है, 50% इसकी दक्षता होती है। ठीक है, कितनी होती है, 50%। अब पूछ लिया विकृति का प्रारूपी मान कितना होता है, तो ये भी आपको याद रख लेना। जो वर्ग ए एम्पलीफायर होता है उसकी विकृति का जो प्रारूपी मान होता है वो क्या होता है, 5 से कम होता है। ठीक है, ना शून्य होता है, ना इकाई होता है, ना 5 से ज़्यादा होता है। ये फिक्स आंकड़ा है। क्या है फिक्स आंकड़ा, 5 से कम। 5 से कम है वर्ग ए एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर का जो विकृति का मान है। ठीक है, 5 से कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सिलिका जेल को नवकृत करने के लिए, ये देखो निमी का नाम है, ये देख सके आपके थंबनेल पर देखा होगा निमी पैटर्न, ये किसका नाम है, निमी का। नवकृत मतलब नया नया बनाने के लिए उसको क्या करते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर्स में सिलिका जेल भरा भरा रहता है उसको पूछ लिया। उसको अगर अपने को पुनः दोबारा उपयोग में लेते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, पानी से नहीं धोते हैं। ठीक है, तेल में भी नहीं डुबोया जाता है, मिट्टी से साफ करें तो गंदा हो जाएगा। ठीक है, उसको, हाँ, ये डी नंबर उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि उसमें को अगर धूप में सुखा देते हैं तो उसको दोबारा अपने उपयोग में ले सकते हैं, किसको, सिलिका जेल को। एक और ऑप्शन इसके हिसाब से आ सकता है कि इसको यहाँ पे गर्म कर दें। ठीक है, गर्म करने पर ये दोबारा आ सकता है, दोबारा उपयोग में ले सकते हैं इसका। गर्म अपने करते हैं, इसका टेम्परेचर पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको दोबारा अपने उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन मैं वीडियो और भी डालता रहता हूं तो आप तक पहुंचते रहें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे एक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों, और मेरे को सपोर्ट भी करें दोस्तों। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर के स्टेटर में परस्पर खालिस्तान विद्युतीय डिग्री पर 3 कला लपेटन। देखो निमी का नाम है ना इसका, जो अपने सीधे तरीके से बोल सकते हैं 3 फेज कुंडली। ठीक है, 3 फेज कुंडली का जो विद्युतीय डिग्री का कोण होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। प्रेरण मोटर के स्टेटर में परस्पर 120 डिग्री विद्युतीय विद्युतीय डिग्री पर स्थित 3 फेज वाइंडिंग लपेटन की जाती है 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। ठीक है, कितना होता है, 120 डिग्री 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। अगर पूछ ले सिंगल फेज मोटर होती है उसके अंदर, तो पूछ ले रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के मध्य, तो कितना होता है, 190 डिग्री का एंगल होता है उनके बीच में। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में। रनिंग वाइंडिंग कहाँ जुड़ती है, सप्लाई के सीधे जुड़ती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे होता है वो सिंगल फेज का, जो ये रनिंग वाइंडिंग है। और ये यहाँ पे अगर अपने बात करें फेज स्प्लिट की, तो यहाँ पे लगा होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो कि 75% गति पर यहाँ पे होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो कि 75%। अगर मोटर की गति हो जाए तो वो क्या हट जाता है। ठीक है, यहाँ से
75% गति पर हट जाता है। चल छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज के लिए मैंने निमी असाइनमेंट से उठाया। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझा के जाऊंगा, आप वीडियो को अंतिम तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रेरण मोटर में विद्युत रोधन परीक्षण। क्या कह रहा है? इंसुलेशन टेस्टिंग। इंसुलेशन टेस्टिंग करते समय जब इंसुलेशन खराब हो जाता है तो उस समय रोधन प्रतिरोध, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है? इकाई हो जाता है, या अनंत हो जाता है, या कम हो जाता है, या ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अगर अपन इंडक्शन मोटर के में अपने इंसुलेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर उस समय अपने का जो इंसुलेशन है वो ख़राब हो जाता है, तो उस समय जो इंसुलेशन प्रतिरोध का मान है वो क्या है? कम हो जाता है। ठीक है, सी नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का भी इंसुलेशन प्रतिरोध कम हो जाता है। अब देखो दोस्तों क्या होगा कि अपने इंसुलेशन टेस्टिंग कर रहे हैं किसी इंडक्शन मोटर के अंदर, तो क्या है, अगर इंसुलेशन वो ख़राब हो गया तो उसमें क्या है, उसकी जो मशीन की बॉडी है, उसकी जो मशीन की बॉडी है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो मशीन की बॉडी है, उसमें क्या है, एक लीकेज धारा करंट, लीकेज करंट प्रभावित होने लगेगी। ठीक है, उसमें फ्लो होने लगेगा। फिर क्या होगा, अगर अगर जो अपने इंडक्शन मोटर है वो अर्थ नहीं की हुई, ठीक है, अपने अर्थ नहीं की हुई उसे, तो क्या होगा, तो मशीन की बॉडी है ना, उसमें क्या है, लीकेज धारा प्रवाहित होने लगी, जिससे क्या है, जो मशीन की बॉडी है वो एक खतरनाक वोल्टेज उत्पन्न करने लगती है। ठीक है, क्या करने लगती है? खतरनाक, ठीक है, खतरनाक एक वोल्टेज उत्पन्न करने लग जाती है, खतरनाक वोल्टेज उत्पन्न करने लग जाती है। जिसके कारण क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति उस मशीन की बॉडी को टच करता है, उस मशीन को बॉडी को कोई व्यक्ति टच करता है या संपर्क में आता है, तो उसके क्या है, एक झटका लगता है घातक। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि मशीन की बॉडी को हमेशा अर्थ करके रखना चाहिए, ताकि लीकेज करंट है वो उसमें से, अर्थ में से प्रभावित हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 6, ये भी निम्न असाइनमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 100 एम्पियर तक तथा इससे अधिक IS प्रकार के फ्यूज होते हैं, जिन्हें कहते हैं, IS प्रकार के फ्यूज होते हैं। 100 एम्पियर से अधिक कौन से होते हैं? DM प्रकार के होते हैं, HM होते हैं, CD होते हैं, FG होते हैं। तो जो 100 एम्पियर के ज़्यादा 100 एम्पियर तक इससे ज़्यादा जो एम्पियर के फ्यूज होते हैं वो क्या है? DM प्रकार के फ्यूज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का भी 100 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर के जो फ्यूज होते हैं वो DM प्रकार के फ्यूज होते हैं। ऑप्शन, ये आंसर क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, आप अपने नोट्स में नोट के लीजिएगा। और जो अपने बात कर लेते हैं, फिर 63 एम्पियर तक जो फ्यूज होते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो वो DM प्रकार के फ्यूज कहलाते हैं। ठीक है, DM प्रकार के फ्यूज कहलाते हैं 63 एम्पियर तक जो फ्यूज होते हैं। ठीक है, पूछा है 100 एम्पियर, तो HM प्रकार की याद रख लेना। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 960 RPM रोटेशन पर मिनट की वास्तविक गति के साथ गुणन करते हुए 50 साइकिल आपूर्ति के साथ पालित 6 ध्रुव के प्रेरण मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिए। पूछा क्या? परसेंटेज स्लिप पूछा अपने को। तो देखो दोस्तों, 960 RPM है, ये क्या होती है? NR होती है। ठीक है, रोटर की गति होती है। ठीक, कितनी दी है? 960 RPM। और ये 50 साइकिल आपूर्ति, मतलब क्या दे रखा है? ये 50 हर्ट्ज अपने को फ्रिक्वेंसी इसने दे रखी है। ठीक है, अब देखो परसेंटेज स्लिप निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? परसेंटेज स्लिप बराबर NS माइनस NR अपॉन के अंदर NS इंटू के अंदर 100, ये तो याद होगा। ठीक है, अब अपने को क्या दिया इसमें? NR दे दिया, और NS नहीं दिया, NS भी अपने को नहीं दिया, तो NS निकाल लेंगे। NS कैसे निकालते हैं? NS का भी फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। तो NS का फॉर्मूला होता है NS बराबर स्क्रोन्स गति का 120 इंटू F पॉन के अंदर P। ठीक है, पोल दे रखा है 6 और फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50। ठीक है, वैसे सीधा ही याद रख लो कि जब दो पोल हो तो 3000 RPM होगी NS। अगर यहाँ पे 4 पोल हो तो 1500 RPM होगी। 6 पोल के लिए NS कितनी होती है? 1000 RPM। इस कैलकुलेशन से करेंगे तो 1000 इसका NS गति आ जाएगी, कितनी? स्क्रोन्स गति आ जाएगी। अब स्क्रोन्स गति में उसमें फॉर्मूले में रख देंगे, मान रख देंगे फॉर्मूले में, तो 1960 इंटू 1000
कर देंगे बटा में, इंटू के अंदर 100 कर देंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन करेंगे तो परसेंटेज स्लिप का मान 4 आएगा, ठीक है। एक बात और याद रख लेना कि एन एस स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है किससे, एन आर से। ये बात भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है कि एन एस स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है एन आर से। एग्जाम्पल आपने देख ही लिया, देखो अपने ज्ञात की थी कि 6 पोल के लिए जो एन आर है वो 960 है, और एन एस कितनी दी निकाली थी अपने 1000, मतलब कि 40 आरपीएम ज़्यादा है, ठीक है। एन एस हमेशा ज़्यादा होती है एन आर से, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है SF6 जो सर्किट ब्रेकर होता है ना SF6, उसमें उसके लिए पूछ रहा है ये निम्न में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, ठीक है। तो गलत कथन कथन कौन सा, पहला पढ़ते हैं कि यह एक जहरीली गैस है, तो यह एक जहरीली गैस कथन गलत है ना, तो गलत के बारे में पूछ रहा है, तो सही है, ठीक है। जहरीली गैस नहीं है तो ये भी सही है, कंडीशन जहरीली गैस नहीं है, और अज्वलनशील है, ठीक है, सही बात है। अज्वलनशील में जल्दी आग पकड़ लग सकती है, ठीक है। यह एक अज्वलनशील गैस है, ठीक है। उसके बाद अज्वलनशील है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसका जो घनत्व है वायु का जो 5 गुना हो जाता है, ठीक है। इसका घनत्व कितना होता है, वायु के 5 गुना होता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीनों सही है, तो एक स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी कि इसका जो रंग होता है वो गहरा पीला नहीं होता, ठीक है। गलत कथन कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन, इसका जो रंग है वो गहरा पीला नहीं होता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि मर्ज प्राइस रक्षण, मतलब मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन होता है वो किसकी सुरक्षा करता है, वो ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर, ठीक है। ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर की सुरक्षा के लिए मर्ज प्राइम प्रोटेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसको और भी नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं उसको, अवकलनीय रक्षण, अवकलनीय रक्षण को क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन, ठीक है। अवकलनीय प्रोटेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, किसको, मर्ज प्राइम प्रोटेक्शन को। ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर की सुरक्षा के लिए युक्तियां प्रयोग में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ग्लूकोज रिले होती है ट्रांसफार्मर को रक्षित करती है, किससे प्रोटेक्शन करती है। अब जो ग्लूकोज रिले होती है वो किस में उपयोग में की जाती है, ऑयल ट्रांसफार्मर में, ना कि एयर ट्रांसफार्मर में। ऑयल ट्रांसफार्मर में उपयोग में ली जाती है ग्लूकोज रिले, सबको पता होगा। अब ये क्या करती है, जो टर्न से टर्न दोष है उसको उससे नहीं सुरक्षा करती है, और यहाँ ये बी नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सभी जो ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष आते हैं ना, ट्रांसफार्मर के जितने भी आंतरिक दोष हैं उससे क्या है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है। कुंडली से कुंडली दोष के लिए प्रोटेक्शन करती, उपयुक्त सभी भी नहीं हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी जो ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष आते हैं उससे सुरक्षा करती है कौन, ग्लूकोज रिले। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक है, वितरक डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है ना, आवासीय क्षेत्र जैसे घरों के लिए जो, अब देखो 3 चरण 4 तार, चरण किसको कहते हैं, फेज को, ठीक है। 4 तार तो पता ही होगा। तो अब जो अपने वितरक लो सिस्टम होता है वो किस होता है, वो 3 फेज और 4 तार में होता है, ठीक है। आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक तीन तीन चरण 3 फेज 4 तार के लिए उपयुक्त होता है, ये तो सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देने की अपने को ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है। मोटर परिपथ, क्या मोटर का परिपथ है, खालिस्तान की रंग की एमसीबी की नोब होती है ना ऊपर वाली, जो ट्रिप ऑन करने के लिए अपने लगते हैं, वो किस कलर की होती है मोटर परिपथ में, काले की होती है या पीले की होती है या नीले की होती है, ठीक है। तो मोटर परिपथ के लिए कौन सा रंग लेते हैं, फिर उसके लिए नीला रंग होता है। एमसीबी की जो नोब होती है ना वो नीले रंग की होती है निमी के असाइनमेंट के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अगर घरेलू वायरिंग में एल्बों का उपयोग तार की दिशा खालिस्तान बदलने के लिए किया जाता है, तो घरेलू वायरिंग में जो एल्बो होते हैं उनके लिए जो 90 डिग्री एंगल पर उनको तार की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है, कितने डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर उनको बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये याद रख लेना। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि 35 SWG जो तार होती है तांबे की उचित जो फ्यूज विद्युत धारा है, फ्यूज करंट रेटिंग है वो कितनी है, 35 SWG की। तो ये फिक्स आंकड़ा है, आपको याद रखना पड़ेगा, 5
एम्पियर तक वो फ्यूज करंट रेटिंग उसकी होती है, ठीक है। कितनी होती है? 5 एम्पियर तक की करंट फ्यूज रेटिंग होती है किसकी? 35 SWG की, तो तांबे की तार होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लाइट डायरेक्टर के रूप में किस डायोड का उपयोग किया जाता है? फोटो सेल का, सोलर सेल का, एलईडी का, वेक्टर डायोड का। तो जो वेक्टर डायोड होता है उसका उपयोग लाइट डायरेक्टर के रूप में अपने प्रयोग लेते हैं, ठीक है। और उसका एक यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक 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 रिसीवर होती है ना, उसके अंदर भी ये वेक्टर डायोड काम में लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक आदर्श डायोड है, धारा नियंत्रण युति है या वोल्टेज नियंत्रण युति, अरेखीय समय परिवर्तित प्रतिरोध है, या तो न ही धारा नियंत्रण है और न ही वोल्टेज नियंत्रण है। तो एक आदर्श आ गया, तो वो क्या है? न तो धारा नियंत्रण युक्ति है, न ही वोल्टेज नियंत्रण युक्ति है, ठीक है। आदर्श डायोड की हमेशा याद रख लेना कि वो न ही करंट कंट्रोल डिवाइस है, ना ही वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसी डायोड का अगर प्रतिरोध क्या कर रहा है? फॉरवर्ड बायस की ये बात कर रहा है। फॉरवर्ड बायस का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? फॉरवर्ड बायस का निम्न होता है। इसीलिए क्या डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस में काम करता है अच्छी तरीके से, रिवर्स बायस की अपेक्षा काम करें, तुलना करें तो। अगर इसमें ज़्यादा हो गया तो फिर कैसे काम करेगा वो? तो इसलिए जो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस होता है वो डायोड का निम्न होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन सभी को आता होगा, आई होप। कि हाफ वेव दृष्टिकारी की क्षमता कितनी होती है? हाफ वेव दृष्टिकारी की क्षमता 40.6% होती है। कितनी होती है? 40.6% होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की जो क्षमता होती है वो। अब यहाँ तक मेरे को पता लग जाएगा, जो बच्चा वीडियो देख रहा है फुल वेव की पूछ लें तो इसी ऑप्शन के फुल वेव रेक्टिफायर की पूछ लें तो क्या हो जाएगा फिर इस ऑप्शन के हिसाब से? आप कमेंट करके बताना। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, और मैं समझ लूँगा कि मेरा कोई दोस्त है या मेरा कोई भाई है, तो यहाँ तक कोई मेरी वीडियो भी देखता है। तो हाफ वेव की मैंने बता दी 40.4 होती है, और फुल वेव की बता दो कहाँ क्या होती है, ठीक है। उस ऑप्शन के अनुसार इसके अंदर ही आंसर दिया हुआ है उसका। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एलसी फिल्टर में रिप्पल कारक के बारे में क्या कथन है जो सही है? करंट के साथ करंट के साथ लोड बढ़ता है। नहीं जी दोस्तों, करंट के साथ लोड नहीं बढ़ता है, एलसी फिल्टर के रिप्पल कारक के कारण है। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है लोड प्रतिरोध के साथ बढ़ता है। नहीं बढ़ता है, ठीक है। और लोड करंट के साथ स्थिर रहता है। ये स्टेटमेंट सही जो है सही है कि लोड है जो करंट के साथ स्थिर रहता है एलसी फिल्टर में रिप्पल कारक के बारे में, ठीक है। ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये भी डी नंबर भी नहीं होगा। लोड करंट के साथ स्थिर रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें यार। फिल्टर सर्किट में इंडक्टर का क्या पूछा है? अब फिल्टर सर्किट होता है उसमें इंडक्टर भी लगा होता है ना, एलसी इंडक्टर का क्या पूछा है? तो क्या एसी या डीसी को पास करना, एसी और डीसी दोनों को ब्लॉक करना, एसी डीसी को ब्लॉक करना, एसी को पास करना? नहीं जी दोस्तों, जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है? एसी को तो ब्लॉक करता है, एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को पास करता है, डीसी को जाने देता है, तभी तो डीसी प्योर अपने को मिलेगी। इंडक्टर होता है तो एसी को ब्लॉक कर देगा और डीसी को पास कर देगा, ठीक है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।